लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इस वक्त मैं बिहार में हूं और बिहार में मुख्य रूप से 3 नेता ही स्टार कैंपेनर हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव। और बिहार में वोटर इन्हीं तीनों नेताओं को देखकर ही वोट भी कर रहा है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम नीतीश फैक्टर की बात करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का फैक्टर कितना काम कर रहा है और इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता क्या है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ललन सिंह जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तब उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार यू टर्न लेते हैं और इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आ जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार में राजद के साथ गठबंधन छोड़कर और भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। फिर बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग होती है जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा से कम सीटें मिलती हैं, जिसके बाद यह साफ हो गया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के पीछे पीछे चलेंगे। अगर नीतीश कुमार के फैक्टर को हमें बिहार में समझना है तो 2 घटनाओं का जिक्र जरूरी हो जाता है। दरअसल 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक संयुक्त रैली होती है, जिस रैली के दौरान नीतीश कुमार बहुत ही औसत दर्जे का भाषण देते हैं और कहते हैं कि इस बार एनडीए 4000 सीट लेकर आएगी, जिस पर काफी हो हल्ला होता है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के इस बयान पर बहुत ही सहानुभूति दिखाते हैं और कहते हैं कि हम कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना यहाँ के लोगों को वोट, जिसका असर यह होता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से दूरी बना लेती है और करीब 2 हफ्तों तक दोनों पार्टियां गठबंधन में होते हुए भी अलग अलग चुनाव प्रचार करती हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रैली होती है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी मंच पर नजर नहीं आते। जिसके बाद एनडीए गठबंधन में चल रही गड़बड़ी को लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगते हैं, लेकिन इन सारे सवालों के साथ एक सवाल और बिहार की राजनीति में चर्चा में आ जाता है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने नीतीश कुमार के जेपी आंदोलन से साथी प्रेम कुमार मणि से बात की। पॉलिटिकली अभी ये दुखद प्रसंग है, लेकिन अब पॉलिटिकल में बर्डन है, कोई लाइबिलिटी जिसे कहते हैं वो हैं, वो कोई और सब नहीं रह गए, एसेट नहीं हो सकते हैं किसी के। नीतीश कुमार आज की स्थिति में पॉलिटिकल एसेट किसी को हो ही नहीं सकते हैं, कोई किसी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में वो नहीं रह गए। अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री की सभाओं में एक तरह से लोगों ने बना लिया, संकेत दे दिया चुप्पा कि इनको न रखा जाए। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो आप अवॉइड कर रही है बीजेपी कि भाई इससे थोड़ा बच के रहो। अब यह तो इससे बड़ी गनीमत मैंने इनके लिए असुविधा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और होगी। इससे ख़राब बात और क्या हो सकती है कि जिसके साथ हैं वो आपको साथ रखने से अवॉइड कर रहा है कि हमको नुकसान हो जाएगा। नीतीश कुमार का जो वोट आता है हमेशा अकेले लड़ें तब पता चलेगा। अकेले एक बार वो 14 में लड़े थे, उस समय का वोट बैंक को देखिएगा 15% के करीब वोट आया है, यही उनका वोट है। रियल वोट उनका 7% आया था 1995 में, वह
इतने दिनों के प्रयास से उसमें दुगना हुआ, वह 1914 में वह हुआ। यह वोट बैंक धीरे धीरे और श्रिंक किया, नीचे गया, 20 वगैरह में नीचे गया। इनके कारण, चूंकि 2 बार जो बदलाव किया ना, तो इनका एक व्यक्तिगत आकर्षण भी होता है किसी का, जैसे मोदी का व्यक्तिगत आकर्षण है। नीतीश कुमार का था कि गलत आदमी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, परिवारवाद नहीं करता है, तो ये सबके व्यक्तिगत गुण थे इनके, अभी भी हैं। और उसको, लेकिन ये जो कहते हैं कि भाई है ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बार बार इधर उधर क्यों क्या करता है, तो इसने इनके व्यक्तिगत समर्थकों की संख्या काफी घटा दी है। इसको ही नहीं देख पाए। अब वो वोट कहाँ गया, तो या तो बीजेपी में गया, फिर राजद में गया। हम लोग तो कहते हैं एक कानून ये भी बनना चाहिए सर, जो हम लोग चुन करके जो भेजते हैं जो भी प्रतिनिधि को, वो क्या करते हैं अपने मोटा रकम लेकर के सर उसमें उस दल में जा करके बैठ जाता है। ये भी चीज़ नियम बनना चाहिए, जो भी उसका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए, उसका जो मतलब नील मिला है उसको वो रद्द होना चाहिए। क्योंकि हम लोग चुन के भेजते हैं ना पार्टी दल से, जो हम लोग का भला समाज के लिए कौन पार्टी भला कर रहा है, और क्या करता है उसके विपक्ष में जाके चले जाता है। उसका नाम है पलटू राम, समझे। वो जब बीजेपी में सटता है तो आरजेडी में सटता है, तो बीजेपी में जो है ना घुस जाता है, बीजेपी से हटता है तो आरजेडी में सट जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? अब तो आपके साथ है ना। हाँ, अब अभी देखिए क्या होता है। अब 2 दिन 3 दिन में क्या होगा। अभी तो 13 तारीख को वोटिंग है, क्या होगा नहीं होगा, कब कखनी पलट जाएगा कहना मुश्किल है। इसका मुश्किल है, ये भी जो है इसका कोई निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है इसका। एक योगी एक मोदी, दूसरे अलावा हम किसी नेता को नहीं जानते हैं। क्यों नीतीश जी को नहीं जानते? नीतीश जी को नहीं जानते। पलटू राम है, कभी राजद के साथ कभी सट जाते हैं, कभी इसके साथ सट जाते हैं। इस पीछे आपके खड़े हैं मतलब है मोदी से। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए कि हमने कुछ दिन के लिए गया था, लेकिन अब कभी नहीं जाऊंगा, मैं बिहार में विकास करूंगा। अगर बेटा गलती करता है तो बाप माफ कर देता है। तो नीतीश जी तमाम पूरे बिहार के जनता से माफी मांग लिया कि अब दोबारा इस गुंडा पार्टी में नहीं जाऊंगा। सुधरने के लिए मौका दिए थे तेजस्वी यादव को, लेकिन जिस विभाग मिला उस विभाग में माल लेना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको भरोसा है नीतीश जी पे दोबारा वो नहीं जाएंगे? बिल्कुल, जनता के भरोसा है नीतीश जी पर। अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो गया, तब चले गए, तब क्या करेंगे? नहीं, अब जाएंगे के साथ रहेंगे, जदयू के साथ नहीं जाएंगे, अब हो ही नहीं सकता है। गए तब हर हर मोदी, घर घर मोदी। जवाब नहीं दिए आप। क्या अगर फिर से नीतीश जी चले गए तो क्या आप मोदी जी के साथ रहेंगे? क्या कह दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बार बार अपने सहयोगी दलों को बदल रहे हैं, लेकिन पावर में रहते हुए भी उनके पार्टी का वोट शेयर लगातार कम हो रहा है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2010 में जदयू ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वोट शेयर 22.6% रहा। तो वहीं 2015 में जदयू ने राजद के साथ चुनाव लड़ा और 71 सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन वोट शेयर घटकर 17.3% हो गया। जबकि 2020 में जदयू अपने न्यूनतम स्तर 43 सीटों पर आ गई और वोट शेयर फिर से घटकर 15.7% हो गया। भाजपा ने 2010, 2015 और 2020 में क्रमशः 91, 53 और 74 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर 16.5%, 25% और 19.8% रहा। वहीं राजद के खाते में 2010, 2015 और 2020 में क्रमशः 22, 80 और 75 सीटें आईं और वोट शेयर 18.8%, 18.8% और 23.5% रहा। नीतीश कुमार के घटते वोट शेयर को समझने के लिए 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करना होगा। नीतीश कुमार 2010 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ते हैं और 2015 का विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव के साथ लड़ते हैं। इन दोनों चुनावों को देखें तो राजद का वोट शेयर 18.8% पर स्थिर रहता है, लेकिन नीतीश कुमार का वोट शेयर 5.3% घट जाता है
वही भाजपा का वोट शेयर 8.5% बढ़ जाता है। यानी आंकड़ों के हिसाब से कहें तो जदयू का वोट भाजपा में ट्रांसफर हो जाता है। अति पिछड़ा, महादलित और महिला वोटर नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन भाजपा का इनमें लगातार पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। इस बार जब नीतीश कुमार ने राजद को छोड़ा और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो भाजपा ने अपनी तरफ से अति पिछड़ा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया। वहीं वह चिराग पासवान को भी साथ में लेकर चल रही है ताकि दलित वोटरों को साध सके। 2020 विधानसभा ने भाजपा ने प्रयोग किया था और चिराग पासवान जदयू के खिलाफ लड़े थे, जिसका असर यह हुआ था कि जदयू सत्ता में रहते हुए तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और राशन जैसी योजनाएं महिलाओं को आकर्षित तो कर ही रही हैं। खाली 2000 सरकार को, मोदी सरकार को 2000 खाते हैं, वही मिलता है। बस उसी से जीवन पाते हैं और वो जो देता है कोटा में उसी से गुजर करते हैं। राशन से? हाँ, राशन से। राशन ना मिले तो गुजारा नहीं हो पाएगा। तो कैसे गुजारा? मोदी सरकार जो है हम लोग को गुजारा चलाता है, तब वो भी देता है कोटा में और 2000 उसी बुझते हैं जो वही भगवान है मेरा। तो मोदी सरकार का वोट देंगे हम लोग, हम सब देंगे मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे साले को। मोदी सरकार को देंगे। सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, ग्राउंड पर भी एनडीए गठबंधन में भाजपा का डोमिनेंस दिख रहा है। आज मुंगेर में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त रैली हुई, जिसमें मंच पर लगे पोस्टर को जब हमने देखा तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को रखा गया था। वहीं नीतीश कुमार को पोस्टर के दूसरी तरफ बीजेपी बिहार के नेता और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के समकक्ष रखा गया था। इसके अलावा इस रैली में जो लोग आए थे वो लोग भी, उन लोगों के ज़्यादातर लोगों के हाथ में भाजपा के चुनाव चिन्ह थे। बहुत इक्का दुक्का लोगों के पास जदयू के चुनाव चिन्ह थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त मैं आलमनगर में हूं, जो कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा हो रही है और वह मंच पर बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं वो मंच पर बोल रहे हैं। और इस रैली का मैं आपको माहौल दिखा दूं तो आप देख लीजिए, यह 50 बाई 100 फीट का यह सामियाना लगा हुआ है और इसमें ये हालत है। और पीछे आप जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों के बीच जो मैं माहौल देख पा रहा हूँ, कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है। आप देखेंगे कि इधर महिलाएं भी हैं और दूसरी तरफ इस तरह से ये एक तरह से खाली है। ये हमने इस रैली में आई हुई महिलाओं से बात की, क्योंकि महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, इसलिए हमने उनसे बात की और सुनिए वो क्या कह रही है। हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिलेगा तो हम क्या झूठ बोलेगा। हमको नहीं गेहूं चावल मिलता है, नहीं घर गिरी है, नहीं बसने का ठिकाना है, तो हम झूठ कर बोलेंगे। रोड पैरा पे हम लोग बसते हैं, कुछ नहीं मिलता। नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता है। जिधर 10 आदमी जाएगा उधरे जाएंगे, और क्या हम लोग अकेला तो नहीं हो जाएगा। किधर जा रहे हैं 10 आदमी? अब तो ये तो हम नहीं बोलेंगे किधर जाएगा नहीं जाएगा, तो किसी को दिल बात तो हम नहीं बताएंगे। तो रैली में तो आप नीतीश कुमार की आई है। हाँ, तो आएंगे तो क्या, लेकिन रैली वोट में का तो आया कंफर्म है। नहीं है। जिधर होगा जय विजय उधर हो जाएंगे। रैली में आई हुई महिलाओं से बात करके एक बात और समझ में आई कि बिहार में जिस शराबबंदी की नीति की वजह से महिला वोटर नीतीश कुमार से खुश थी, आज वही महिला वोटर नाराज है। उनका कहना है कि शराबबंदी केवल नाम का है, जबकि गैरकानूनी रूप से शराब हर गांव में बिक रही है। तब एगो कहानी छै जे दारू का फैक्ट्री बंद करे। हाँ, सब कुछ का दारू किया बंद करे छै, ई पहला बोला। लोग मार दे छै, फसरी लगा दे छै, घर में भगा दे छै। आज देबै हम आदमी कतऽ देबै? दारू तो बंद है ना बिहार में? नहीं बंद है। अगर कालो परसों में फसरी लगा कर मार दिया, दिन रात दारू चलता है, दारू बंद करिए तब वोट गिरेगा। दारू बंद नहीं हुआ है। बंद करेगा तब
जो दारू मतलब बंद किया है, तो बंद किया है तो नीतीश कुमार अपने डीएम से क्यों नहीं पूछता है कि दारू क्यों मिल रहा है बिहार में? जिला में हर एक जिला के कहाँ दारू हर एक मिलता है? जिला के हर जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? पहले तो टीका पे जाना पड़ता था, अभी होम डिलीवरी मिलता है। यहाँ मिल जाएगा दारू? कहाँ गया नीतीश जी? पूछिए अपना मतलब डीएम से पूछिए कि क्यों दारू मिलता। दारू बंद है तो डीएम को पूछिए कि जिला में दारू मिलता है क्यों, ऐसा केस आता है क्यों, दूध के लिए जेल में क्यों इतना गरीब है? दारू मिलता है भाई, ये कह रहे हैं दारू मिल रहा है, दारू मिल रहा है। नीतीश कुमार दिखता कहीं नहीं है, पर मिलता हर जगह। रोजगार है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह, हर चौक, हर चूल्हा, हर यही रोजगार दिया है नीतीश को। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन अब तक के अगर नीतीश कुमार के भाषणों का विश्लेषण करें तो यह देखने में साफ लगता है कि अभी तक नीतीश कुमार इस चुनाव के लिए थीम सेट नहीं कर पाए, या कहे तो कोई सॉलिड नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाए, क्योंकि उनके भाषण जो है वह 2005 से पहले के बिहार और सत्ता में उनके आने के बाद के बिहार के तुलनात्मक है। इसी तुलना में उनका भाषण पूरी तरह से केंद्रित होता है। यहाँ तक कि रैली के दौरान एक पैम्पलेट बांटा जा रहा है, उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि 2005 से पहले बिहार क्या था, अब क्या है। इसके अलावा तेजस्वी यादव पर परिवारवाद को लेकर हमला और वही पुरानी बातें जिसको बिहार की राजनीति बहुत पहले से सुनती आ रही है। कुछ नया, कुछ स्पार्किंग नहीं है। इसलिए इस बार इस चुनाव में उतना एक्साइटमेंट नहीं है। एक नज़र नीतीश कुमार के भाषणों पर डालते हैं। खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए, और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। और दीदी को बना दिया, अब आज बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई लोगों बेटी को, 2 बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं। आप पढ़ने के लिए तो कोई बच्चा पढ़ पाता था जी, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। और फिर स्वास्थ्य का भी कोई कारण काम नहीं ठीक ढंग से था, बहुत कम लोग जाते थे। तो सब काम के लिए हम लोगों ने किया, प्रेम भाईचारे, जब शांति का माहौल बनाया। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कि अब कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ रही हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक असमंजस को समझने के लिए हम राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर उनके गांव कल्याण बिघा गए, जहां पर हमें उनके चचेरी भाई और बचपन के साथी मिले। उनसे संबंध हमको 1974 से है, छात्र आंदोलन से। हम लोग भी पढ़ते थे मैट्रिक में, उस समय 11वां में मैट्रिक होता था, तो उसी समय से हम लोग भी आंदोलन में उतरे थे, तो उस समय से उनके साथ हैं। और नीतीश जी भी तो उसी समय से उभरे हैं, 74 के आंदोलन से, जेपी आंदोलन से। ईमानदार में तो कोई दाग नहीं है, परिवारवाद से दूर हैं, और आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि नीतीश कुमार को कोई पकड़ करके जबरदस्ती काम करा ले। नीतीश जी जब अपनी बात कहते हैं कि हमने बिहार के लिए ये किया वो किया, तो अब उसको अब बीजेपी वाला को लगता है कि भाई हमको इनको कहना चाहिए था, हमारे साथ संच मादा करा था नीतीश जी। जैसे कि अब मोदी का कुछ बड़ाई करें कि ये मोदी जी किहिन, मोदी जी वो किहिन, तो मोदी जी बिहार के लिए कुछ की ही नहीं, तो नीतीश जी क्या करेंगे। और जब भाषण देते हैं तो अपनी उपलब्धि तो बताएंगे ही, क्योंकि भी इनको तो इलेक्शन लड़ना है। इसलिए बीजेपी अब चाहता है कि इनसे थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। अब केंद्र में बार बार ही बिहार के लिए विशेष अति मांगते हैं, राज्य का दर्जा मांगते हैं।
तो बीजेपी इतना साल इनके साथ रहा, तो कम से कम वो भी दे देता तो एक उपलब्धि होता था। ये कहते मंच से कहते कि इन्होंने देखी कि हमको भी ये दे दिए, तो बहुत बड़ा उपलब्धि क्या बताता है भाई कि हमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। ये कौन सा बड़ा भारी उपलब्धि है बिहार के लिए, तो सम्मान की बात है सिर्फ ना। बिहार की आम जनता के लिए उससे क्या हुआ? आपने बिहार जनता के लिए, बिहार के लिए क्या दिया? ये तो है एक सम्मानित व्यक्ति को आपने सम्मान दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो व्यक्ति विशेष का भी नहीं हुआ, बिहार के लिए क्या किया आपने? तो यही दिक्कत है। 2019 की लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से जदयू के खाते में 16 सीटें आई थी। 2024 का रिजल्ट क्या होगा यह तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एक गहरा संकट है जो जदयू पर मंडरा रहा है, वह है पार्टी में यंग लीडरशिप का अभाव। क्योंकि अगर हम बिहार बीजेपी की बात करें तो उसके पास भी अभी सम्राट चौधरी के रूप में एक यंग लीडरशिप है। वहीं राजद के पास तेजस्वी यादव हैं, तो लोजपा आर के पास चिराग पासवान। लेकिन जदयू के पास कोई युवा नेता नहीं है और ना ही कोई सेकेंड लाइन की लीडरशिप। ऐसे में पार्टी का भविष्य क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह पूरा चुनावी कवरेज जो भी हम लोग कर रहे हैं, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी सहयोग की वजह से संभव हो पा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम यह चुनावी कवरेज जारी रखें तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सहयोग ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट पर सहयोग करें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, बिहार। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.